हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, वापस आ गए क्या करने, सेकंड पार्ट। वीडियो का है नाम अनुज धर एक्सप्लेन्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज अलाइव टिल 1985, व्हाई डिड ही हाइड फ्रॉम गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पे उसका लिंक लगा दूंगी, यहाँ आप सर्च कर लेना चैनल पर और आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, बहुत कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लगता है कि उन्होंने थोड़ा इसमें रिसर्च करी है और उन्होंने इन डेप्थ गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करें अपना सेकंड पार्ट। तो मैंने इन तीनों को हम लोगों ने बहुत मतलब मैं आपको आज जो आज बोल रहा हूँ वो मेरी 20 साल की रिसर्च का निचोड़ है। तो वो ये कि सारी चीज़ों को डिस्पैशनेटली स्टडी किया और मेरा शुरुआत से यही एम था कि हम लोग सच्चाई बताएंगे। तो झूठ बोल के हमें क्या मिलने वाला है, इसमें कोई हमारा कोई फ़ायदा तो है नहीं और कोई इसमें हमें सच्चाई का ही फ़ायदा पहुँचने वाला है कि हम इस्टेब्लिश कर दें। और इस चीज़ को इसी को अप्रोच को लेके मैंने ऑब्जेक्टिवली, अगर आप चाहें तो मुझे आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं आगे। तो ऑब्जेक्टिवली सारी बातों को जानने के लिए मैंने उसको ऑब्जेक्टिवली सर्च किया। तो मेरे जो 20 साल की जो मेरी रिसर्च है, जो चीज़ मेरे हाथ में या मेरे दोस्तों के हाथ में, खासकर चंद्रचूड़ घोष के हाथ में लगी, क्योंकि बाद में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया मिशन नेताजी का। तो टेक्निकली मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मेरे साथ में बहुत लोग हैं। तो हम सब लोग की जो क्यूमुलेटिव जो जो हमारा जो निष्कर्ष है या मेरा जो अपना निष्कर्ष है वो यही है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी को हम सपोर्ट नहीं करते, वो एविडेंस मैच नहीं कर रहा है। रशियन एंगल की थ्योरी को हम लोग आधा सपोर्ट करते हैं कि उनके वहाँ रशिया में होने का प्रूफ मिल रहा है, लेकिन उनके वहाँ मारे जाने का प्रूफ नहीं मिल रहा। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल जनरल बख्शी वगैरह जो कुछ बोलते हैं, मैं उसको आधा सपोर्ट करता हूँ कि वो वहाँ पे थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन ये जो मारने वाली बात है, ये बात का एविडेंस नहीं मिल रहा, ये आप सुनी सुनाई बातों को बोले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ को कोई मानने को तैयार, क्योंकि इन तीनों एंगल में सबसे ज़्यादा जो है मतलब अनबिलीवेबल एंगल ये होली मैन वाला एंगल है। और ये होली मैन वाला एंगल ही सबसे ज़्यादा मतलब इसी में एविडेंस निकल के आ रहे हैं। तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस ये तीसरा एंगल जो सो कॉल्ड गुमनामी बाबा वाला एंगल, हम उसको सपोर्ट करते हैं कि सबूत वहाँ रहे हैं। अब वो चाहे सुनने में जैसा मर्जी लगे, लेकिन जब सबूत आया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। तो फिर जब वहाँ पे आप उस तीसरे एंगल पे पहुँच जाते हैं कि साहब ये वही थे, तब वो सवाल निकल के आते हैं, जिसमें से पहला सवाल आपने मुझसे पूछा कि 47 से लेकर के फिर क्या हुआ। उन्होंने ये बोला कि उनको पहले से मालूम था कि लड़ाई हारने वाले हैं जापानी, और वो लड़ाई में हारेंगे तो उनको भी फ्यूचर में क्या करना है देखना पड़ेगा। देश आज़ाद उस टाइम पे नहीं हुआ था और उनको बोला गया कि अगर आप लड़ाई हार जाती और आप सरेंडर करते हैं और आप पकड़े गए तो आपको मार दिया जाएगा, और जैसे ही आप मारे गए तो ये पूरी फ्रीडम स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है कि भारत में कोई फ्रीडम स्ट्रगल 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन के फेल होने के बाद में कोई फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पे प्रॉपर नहीं चल रही थी, सिर्फ आईएनए वाले लड़ रहे थे, वही एक प्रॉपर स्ट्रगल थी। तो उनको बोला कि आप जाएंगे तो फिर पूरा खेल खत्म, तो बचना जरूरी है, लड़ाई में निकलना है वहाँ से। तो वही उन्होंने देखा कि लड़ाई ख़त्म होगी तो कौन सा देश या कौन सी ताकतें हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। तो वो शॉर्ट लिस्ट उन्होंने किए थे। उन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट का भी सोचा था, मेरे ख्याल से हो ची मिन के साथ कुछ करने का सोचा था, लेकिन सबसे बड़ा रास्ता था कि रूसी जो थे वो उनकी मदद कर सकते थे, और उन्होंने पहले भी उनकी मदद की थी। सन 40 में जब वो 41 में जब वो यहाँ से भागे थे तो उसकी मदद से ही वो जर्मनी पहुँचे थे। तो वो फिर वो वही प्लानिंग करके लड़ाई ख़त्म होने से पहले उन्होंने शायद प्लानिंग कर ली थी कि हम लड़ाई ख़त्म होते ही हम कोई नकली न्यूज़ जनरेट करके रूस में चले जाएंगे। तो ये वहाँ पे रूस में गए, और रूस में थोड़े टाइम तक उनको छुपा के रखा गया साइबेरिया में। साइबेरिया एक पूरे शहर है वहाँ पे सब लोग वहाँ कैदी नहीं होते, तो वहाँ पे थे, उनको रखा गया वहाँ पे उनको। और मेरे ख्याल से शुरू शायद हो सकता है कुछ टाइम पे कुछ कन्फ्यूजन में शायद उनके साथ में व्यवहार अच्छा ना हुआ हो, लेकिन ओवरऑल उनसे व्यवहार काफ़ी अच्छा हुआ, कम से कम बाद के स्टेज में बहुत ही वो ठीक था। फिर उनका जो दावा था कि वहाँ जाकर के उनकी स्टालिन वगैरह से अच्छी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। कोई ऐसा कोई काम उनको दिया गया, उन्होंने स्पेसिफाई कभी किया नहीं कि कोई उनकी मुसीबत उन्होंने सॉल्व करती थी वहाँ पे, कोई राजनीतिक कोई इशू था वहाँ पे। वो होने के बाद वो 1949 के आसपास वो चाइना की तरफ को गए थे। रशिया ने उनको वहाँ भेजा, कोई डिप्लोमेटिक, क्योंकि चाइना एकदम से निकल के माओ ने उसको डिक्लेयर कर दिया था एज ए चाइनीज़, जो उनका जो बना है स्टेट जो,
उस टाइम पे ये वहाँ पे गए हैं, थोड़े टाइम पे चाइना में रहे, चाइना से वापस आए उधर, और वहाँ से करके 1950 के बाद 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, वो फिर यहाँ पर आ गए। पहली बात कि उस ज़माने के सर्कमस्टेंसेस और उस ज़माने के प्लेयर्स के बारे में लोगों को आज को नहीं पता। अगर मैं नाम दूं कि संपूर्णन का नाम लूं तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि संपूर्णन क्या चीज़ थी। यूपी के मुख्यमंत्री थे सन 50-55 के आसपास। तो लोगों फिर उनके क्या कॉन्टेक्ट है सुभाष बोस के साथ में एक्सेट्रा। बाहर निकल के नहीं आए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, उसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग रीजंस थे। लेकिन मोटी मोटी बातें जो ये थी कि आपने बोला कि देश आज़ाद हो गया था, उनका मानना था कि देश आज़ाद नहीं हुआ है तरीके से, क्योंकि जिससे आप ये बात मत भूलिए आप कि सुभाष बोस की जो बेसिक मतलब जो उनका क्लैश हुआ है महात्मा गांधी के साथ में, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अहिंसा को लेके हुआ था, सिर्फ अहिंसा को लेके वो मल्टीपल प्रॉब्लम थी। उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी था कि गांधी जी जो थे वो पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे। ये ज़्यादातर लोगों को इस बात का नहीं पता कि महात्मा गांधी कभी पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे, वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, जो हमको मिला सन 47 में। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? जैसे कनाडा को डोमिनियन है इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड वहाँ का डोमिनियन है, और तो ये इसका मतलब ये कि अब वहाँ कनाडा का और न्यूजीलैंड का डोमिनियन होने का, ऑस्ट्रेलिया का डोमिनियन होने का एक पूरा मतलब है, वो उन्हीं के बच्चे अंग्रेजी जाके बसे थे आपके कनाडा में, अंग्रेजी जाके बसे थे आपके न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, उन्हीं के वंशज वहाँ रहते हैं। तो अगर वो डोमिनियन बन जाते हैं इंग्लैंड के तो उनको सूट करता है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं का धर्म है, उन्हीं की रेस है। लेकिन हमारा तो उनसे कोई लिंकेजेस नहीं है, तो हम क्यों जाए डोमिनियन के अंदर? तो इस बात को लेकर के कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी लड़ाई थी जब से तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात करी है, लेकिन इस बात को गांधी मान नहीं रहे थे, जबकि एक समय था कि सुभाष बोस और नेहरू जैसे यंग लीडर सारे के सारे जो है पूर्ण स्वराज के फेवर में थे। उन्होंने गांधी को मजबूर भी उन्होंने किया। उन्होंने सन 1929 में जब आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है रावी नदी किनारे लाहौर में, तो कांग्रेस ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया कि आज के बाद से हम लोग पूर्ण स्वराज की तरफ को जाएंगे। तो ये उन्होंने ही प्रेशर डाला था गांधी को, एडमिट की एग्री करो, चाहे महीने बाद गांधी इस पर पलट गए थे, लेकिन उन्होंने एडमिट उन्होंने ही करवाया था। तो ये उनका जो पहला जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि आप 47 में इंडिपेंडेंस नहीं लिया, आप लिया पूर्ण, आप लोगों ने डोमिनियन स्टेटस। दूसरा ये कि आपका देश अभी भी अंग्रेजों के कब्जे में इनडायरेक्टली था। जैसे अगर मैं आपको ये पूछूं कि देश भारत का 1949 में हेड ऑफ द स्टेट कौन था, तो ज़्यादातर लोग इस बात का सवाल नहीं दे पाएंगे। हमारा हेड ऑफ द स्टेट आज भारत के राष्ट्रपति है। तो 1949 में कौन भारत का हेड ऑफ द स्टेट था? उसका आंसर है किंग जॉर्ज फिफ्थ, अभी जो एलिजाबेथ है उनके पिताजी। तो अगर वो हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट थे तो इंडिपेंडेंस किस चिड़िया का नाम है? हमारे देश में जो पहला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो बना है वो कब बना है? 48-49 के अंदर देश हिंदुस्तानी। पहला हिंदुस्तान का एयरफोर्स चीफ कौन था? इंडियन, सुब्रतो मुखर्जी। कौन से साल में बना है? 55 या 56 में। 55 तक आपके देश की एयरफोर्स के चीफ का प्रमुख अंग्रेज था, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं इस बात का। उसके बाद में फिर आप अगर नेवी पर जाएंगे तो शायद 57-58 तक आपकी नेवी अंग्रेजों के हाथ में थी। उसके बावजूद यहाँ पे उन्होंने उनके इंटेलिजेंस के नेटवर्क यहाँ बैठे हुए थे उनके, आप उनको रिपोर्ट करते थे। तो इस आदमी ने ये बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाया है कि भारत की जो लीडरशिप थी सन 47 में, उसने गद्दी पे आने के लालच में जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है सन 47 में, जिसको हम लोग, जिसकी वजह 47 में जो हमारी को सत्ता भारतीयों के हाथ में आई है 46 में टेक्निकली, वो उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के लॉन्ग हितों को ध्यान में रख करके साइन कर दिया। मतलब अपने देश के लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है उनको कुर्बानी दे दी गई। तो वो कभी भारत की उस, आप जो बात कर, उस भारत को फ्री नहीं मानते थे, और भारत के इस रूप को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो और उसका ये मानना था कि दूसरा ये प्रॉब्लम है कि वो जिस आदमी का लिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे खतरनाक लोगों के साथ में रहा हो, चाहे वो हिटलर था, चाहे वो तोजो था या मुसोलिनी था, वो व्यक्ति सन 47 के बाद में किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाए या उसका, क्योंकि सुभाष बोस अगर बाहर निकलते तो प्रधानमंत्री बनते, वो तो कोई एमएलए के टिकट तो लड़ेंगे नहीं आकर के, तो या तो वो आदमी छुप के रहेगा या फिर वो राज करेगा।
लेकिन वो पॉसिबल नहीं था उस ज़माने में, क्योंकि वो अंग्रेज़ और अमेरिकन इतना ज़्यादा उनकी दुश्मनी थी एलाइड पावर्स की इनके साथ में, कि वो तो उनको सीधा मरवा देंगे, वो तो ये हालत थी। और उनके बाद उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया था कि ये वॉर क्राइम्स का चार्ज उन पे लगा रखा है, और शायद हमारी गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दे दी है इन लोगों की, अगर वो आते हैं तो हम पकड़ के आपको हवाले कर देंगे। तो ये बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, मैं निकलूंगा तो इस देश के अंदर आपस में बहुत क्लैश होगा। क्योंकि देखिए, बोलना बड़ा आसान है कि वो निकलेंगे तो क्यों निकल के नहीं आ रहे, भाई वो निकल के आएंगे तो देश में भूचाल आएगा ना। उनके फॉलोअर्स में और जो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं उसमें आपस में भिड़ंत होगी। और जहाँ तक ये आपके गांधी जी के फॉलोअर जो कांग्रेसी हैं, आपको उनके बारे में मालूम है कि 84 में उन्होंने क्या किया था। उन्होंने शांति के पुजारी कितने हैं ये आप पूछो सिखों को जाकर के, जिनके गलों में टायर लगा ला के उन्होंने आग लगाई थी इन लोगों ने। तो अगर वो बाहर निकल के आते हैं और सुभाष बोस के पीछे पूरा देश नहीं खड़ा बैठा, उसके पीछे 20% लोग खड़े होंगे, उतने ही परसेंटेज या उससे ज़्यादा लोग सपोर्ट करने वाले गांधी नेहरू के थे, तो वो आपस में उनकी मारपीट मच जाती। तो इसे ऐसे करते करते मल्टीपल कारण थे कि क्यों उस कारणों की वजह से वो आदमी नहीं निकल सका। तो उनसे लोग पूछते थे कि आप बाहर क्यों नहीं आ रहे, तो बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, मैं निकलूंगा तो लोग परेशानी होगी लोगों को। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको आंसर दिया, आंसर इसका बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन ये एक स्पेसिफिक आंसर है। तो ये अपने आप में जो सवाल है कि क्यों निकल के नहीं है, ये बहुत अच्छा इशू है। बहुत इसको समझने के लिए परत दर परत आपको खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो समय क्या था, सर्कमस्टेंसेस क्या थी, वॉर क्राइम्स क्या होते हैं। आज के ज़माने में मेरे को लगता नहीं कि हम लोग को समझ इस बात का ज्ञान है कि वॉर क्राइम्स का मतलब क्या होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में किसी इंसान को वॉर क्रिमिनल से बड़ी 9/11 के हमले से पहले किसी भी इंसान का दूर दूर तक अगर एक्सेस पावर से कोई लिंक निकल के आ जाए, उससे गलत बात कोई थी नहीं। और अभी भी आपको पता है कि वहाँ पे वॉर क्राइम्स पे वो 90-90 साल के बुड्ढों को पकड़ के वो लोग जेल में डाल देते हैं, वो किसी को नहीं बखशे उन कंट्रीज में जहाँ पे लॉ बहुत लिबरल है अदरवाइज। तो उस आदमी का जो है एक्सेस पावर के साथ में इतना ज़बरदस्त उसका वो था, तो वो बाहर निकल के आना उसके लिए पॉसिबल है, क्योंकि वो बाहर निकलेगा तो बाहर निकल के प्रधानमंत्री बनेगा। वो बाहर निकल के क्या करेगा, वो तो एमपी तो बनेगा नहीं। तो उसको, आपको लगता है कि अमेरिका, यूरोप और ये पूरी शक्तियाँ हैं उसको बनने काम करने देंगे, या देश के लोगों से काम करने देंगे जो उसके खिलाफ में थे। तो उसने कहा लोग मेरी वजह से बहुत तंग होंगे। तो ये कारण आप समझ सकते हैं कि इन कारणों से वो, और परिस्थितियाँ उनके हाथ में नहीं थी। निकलने की कोशिश उन्होंने लगातार करी है लेकिन वो निकल नहीं सके। वो सन 52-53 में आए हैं, तो पहले वो मैनपुरी के आसपास कहीं थे, उसके बाद में वो लखनऊ के इलाके में थे। और बड़ी अजीबो सी, बिकॉज वो जो भी व्यक्ति था वो जब भारत में एंटर किए हैं नेपाल के थ्रू, क्योंकि वो छुप के रहते थे, शक्ल किसी को नहीं दिखाते थे, अपनी बातचीत नहीं करते थे, कमरे में बंद रहते थे, बीच बीच में निकल जाते थे, बाहर जाया करते थे वो। और उनसे मिलने भी लोग आएंगे, रात के टाइम पे आएंगे। तो बड़ा वो, जब वो कोई आदमी इस तरह से रहेगा और ऑब्वियसली इतना बड़ा आदमी रहेगा तो कभी ना कभी लोगों को शक हो जाएगा। तो जब भी लोगों को शक होता था तो वो जगह छोड़ के भाग जाते थे। तो उन्होंने बहुत जगह चेंज की। तो वो मैनपुरी में थे, उसमें भी कई जगह चेंज की। वो लखनऊ में गए, वहाँ भी 1-2 जगह चेंज की। फिर वो नैमिषारण्य चले गए, उसके बस्ती चले गए, बस्ती का अयोध्या चले गए, फिर वो फिर फैज़ाबाद। ऐसे करते 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 आखिर में वो सन 83 में फैज़ाबाद में आए। तो आजकल हम उनको फैज़ाबाद से एसोसिएट करते हैं, पर टेक्निकली उन्होंने अयोध्या में, क्या अभी तो आजकल अयोध्या और फैज़ाबाद एक ही हो गए, लेकिन प्रॉपर अयोध्या वो 10 साल तक रहे और बस्ती में वो 10 साल तक रहे हैं। नैमिषारण्य में काफ़ी समय रहे, 3-4 साल लखनऊ में बिताए उन्होंने। लेकिन आजकल हम लोग, क्योंकि वो आखिरी उनका अंत वहाँ हुआ, इसलिए हम उनको फैज़ाबाद से एसोसिएट करते हैं। तो पहली वो वहाँ है। दूसरा ये, सरकार को, आपने मुझे बोला सरकार को उनके बारे में नहीं मालूम था स्टार्ट में। वो, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने, पंडित जी को नहीं मालूम था, पंडित जी को पसंद नहीं करते थे वो। और वो पंडित जी से उनका बिल्कुल उनकी नाम सुनने को राजी नहीं थे। तो पंडित जी से जब तक जिंदा थे तो कोई कांटेक्ट उनका नहीं था। तो उनकी हिसाब से, जो उनकी, जो मैं उनके जो उन्होंने बोला है, या जो उनके जो कथन है, उसके हिसाब से अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो वो सरकार को ये खबर थी कि ये रूस में है पहले, और सरकार ने ये जानने की कोशिश की। और पहले हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे केपीएस मेनन, वो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की थी उनके बारे में। कुछ नहीं निकला, क्योंकि ये आदमी शायद उनसे बहुत शातिर था। फिर पंडित जी ने अपनी बहन को भारत का पहला एम्बेसडर बनाया रशिया के लिए, लक्ष्मी पंडित को। प्लेनिपोटेंशियरी थी, और एम्बेसडर का रैंक नहीं था, प्लेनिपोटेंशियरी था, लेकिन हमारी मिशन हेड वो थी। लक्ष्मी ने भी पता लगाने की कोशिश की। उसके बाद में राधा कृष्णन, जो हमारे एम्बेसडर थे, पहले एम्बेसडर, मतलब लक्ष्मी पंडित वॉज दी प्लेनिपोटेंशियरी।
तो पहला एम्बेसडर हमारा ऑफिशियल वहाँ पे राधा कृष्णन थे, जो लक्ष्मी पंडित के बाद में गए थे। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की उनके बारे में। उसके बाद मेरा मानना है कि शायद गवर्नमेंट को लगा था कि ये आदमी रूस में, साइबेरिया में कहीं है, वापस जिंदा बच के नहीं आएगा। वो शायद वहाँ पे एक वैक्यूम है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को शायद उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। उन्होंने सोचा होगा ये वहाँ मर खप गया होगा, तो छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद गवर्नमेंट को खबर लगी है, अगर आप गुमनामी बाबा के कथन पे चलेंगे, 1959 के आसपास उनको तिब्बतन सोर्सेज से मालूम चला, तिब्बती सोर्सेज से, कि वो जिंदा है और वो भारत और तिब्बत के आसपास कहीं पे हैं, ऐसे उनको पता लगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अगर आपने कभी आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो आपको एक शॉलमारी साधु का जिक्र मिलेगा, क्योंकि 1960 में बंगाल का एक कूच बिहार का इलाका है, वहाँ पे एक शॉलमारी साधु नाम का व्यक्ति आया और लोगों ने कहा कि वो नेताजी हैं। लोगों ने खुल के पब्लिक में बोला कि नेताजी हैं। उसमें से कई लोग ऐसे जिनका सुभाष बोस से लिंक भी था, उत्तम चंद मल्होत्रा थे, ये और भी लोग थे। गुमनामी बाबा बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। उन्होंने बोला कि 1959 में गवर्नमेंट को पता चला कि मैं जिंदा हूँ और मेरा उनसे मिलने का इच्छा नहीं थी। तो ये स्टोरी, जो शॉलमारी वाली नकली कहानी, मैंने प्लांट की। उसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट की, भारत की सारी इंटेलिजेंस वो शॉलमारी के पीछे पड़ गई और असली आदमी यहाँ पे यूपी में उनकी चिराग, उनके नाकों के नीचे बैठा हुआ था, उनको मालूम चला नहीं। उनके वहाँ गवर्नमेंट से कांटेक्ट थे, लेकिन जिनसे कांटेक्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया। संपूर्णानंद जी जो यूपी के मुख्यमंत्री से, उनसे कांटेक्ट था, लेकिन संपूर्णानंद जी का आंकड़ा नेहरू से पूरा ठीक नहीं था और उन्हें इन्फॉर्म नहीं पर। और तो इससे गवर्नमेंट को उनके बारे में कोई नहीं, पंडित जी के होते होते नहीं मालूम था। शास्त्री जी के बारे में मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है। वो उन्होंने जो इंडिकेशन दिया कि मैंने शास्त्री जी को मैसेज कन्वे किया है किसी मीडिएटर के थ्रू, ये बात तक तो आ रही है, लेकिन वो फिजिकली शास्त्री जी से फेस टू फेस मिले हैं, इस बात का मुझे कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं मिला। मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन इतना मुझे पता है उतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, नेहरू पंडित जी के होते गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट उनका नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को पंडित जी के होते होते नहीं मालूम था वो कहाँ पर है। जो मुझे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से इंदिरा जी के टाइम से आप लगा सकते हैं कि 67-68 के बाद, उस, और खासकर जब आपके चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, तब से गवर्नमेंट को मालूम था उनके बारे में। और उसके बाद गवर्नमेंट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज, जो मैंने लोगों को सुना, गवर्नमेंट उनके पास में अपने लोग भेजा करती थी। इंटेलिजेंस के लोगों का पहरा वहाँ पे होता था बीच में, और लोग उनसे जाके मिलते थे, और ये गवर्नमेंट की फाइलों में कहने की बिल्कुल होगा। तो फ्रेंड्स, और भी काफी चीजें पता चल रही हैं। अब इनके हिसाब से ये है, अब ट्रुथ क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता होगा, पर जिस तरह से इन्होंने रिसर्च की और ये बता रहे हैं, बात में काफी दम लग रहा है। और मेरे ख्याल से हमने एक मूवी भी देखी थी, अब पता नहीं इन्हीं के ऊपर थी, जिसमें बताते हैं कि कोई ग्रुप होता है जो ये रिसर्च कर रहा होता है गुमनामी बाबा के बारे में, और उसके बाद कोई एक बनता भी है जो कहते हैं कि हम हियरिंग करेंगे, आप बताओ हमें इस बारे में, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या वो वाकई गुमनामी बाबा जो है वो सुभाष चंद्र बोस हैं या नहीं। ऐसी एक मैंने मूवी देखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और एंड में यही होता है कि शायद माना नहीं जाता या कुछ इस टाइप से ही। हर वो दिखा होते हैं, हर बंदे का अपना एजेंडा होता है हाँ, और हर बंदे को अपनी कुछ चीज़ चाहिए होती है, इसीलिए वो हाँ। अपना एडवोकेट कर रहा होता है। मगर इसमें भी अगर आप देखें, अभी तक कोई फैक्ट्स की उन्होंने बात नहीं की है कि कॉन्क्रीट बैग, मतलब क्या किसी ने गुमनामी बाबा से मिला, कोई क्या उनकी इंटरव्यू ली, क्या रिकॉर्डेड फुटेज है। वह इन्होंने फैक्ट्स की, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि फैक्ट्स कब आएंगे इस स्टोरी के पीछे, कि भैया हमने गुमनामी बाबा का डीएनए चेक किया, या उनसे कोई ऐसे पेपर हो, कोई उन्होंने चीजें कुछ हो, या किसी कागजात और ने दिए, वो बताया हो। कागजात मेरे पास हैं, या मतलब क्या आपके पास ठोस फैक्ट्स हैं जिससे ये क्लियर होता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1985 तक जिंदा थे, और वो जैसे कह रहे हैं गुमनामी बाबा ही थे। और ये थ्योरी है कि वो बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि पॉलिटिकल तख्ता बदल जाएगा। मगर इतने उस वक्त नहीं आए, वो तो ठीक है, मगर जब कोई भी इंसान मान लीजिए 70 ईयर्स का हो जाता है, फिर तो वो बाहर आ सकता था। कि वो 70 ईयर्स में तो मुश्किल ही है किसी का पॉलिटिक्स में आना या कुछ होना। तो जब आप ओल्ड हो रहे हैं तो आप आ सकते थे बाहर और बता सकते थे, देखो भैया मैंने इतनी जो है देश के लिए सैक्रिफाइस किया। नहीं, हमारे अब हीरो मैं, हैं, सारी इंडिया वो खड़ी हो हीरे जाती है हैं, उनके साथ। हाँ जो भी था, मतलब मैं अब आ रहा हूँ तो मुझे, और ये तभी
सही होगा। अभी हमने अभी of course आगे पूरा नहीं देखते देखा हैं, हाँ। कि या इनके पास कोई रिकॉर्डिंग है, गुमनामी बाबा से इन्होंने बात की और उन्होंने कुछ बताया, वैसी कोई रिकॉर्डिंग है जो शेयर कर सकते हैं, या ऐसा कोई प्रूफ हो जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ भाई जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जैसे वो कह रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट को पता है और मोदी जी को भी शायद ये बात पता है। हाँ, तो तो वही है अगर ना। ऐसी बात है तो डेफिनेटली मोदी जी अब आए हैं तो बताना तो चाहिए तो उनको। स्पेकुलेशन है हाँ, कि देखते ये हैं। सब स्पेकुलेशन है कि शायद गवर्नमेंट को पता है, या तो आपके मतलब या तो मैं वही बोलूँगा प्रूफ, क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट को पता है और किसी हाई ऑफिशियल ने साइन किया है, क्योंकि ये बता रहे थे कि इनका कोई को सोर्स जान पहचान था, उसका भी कोई आगे था, जी ना। उसने बताया है कि बताना तो बताना है, और लिखा नाम भी नहीं है बताए जा रहे कि वो कौन नहीं, वो तो source चलिए उसकी से है। प्रोटेक्ट करने के लिए उस बंदे की आइडेंटिटी, हाँ, और तो आप पर फिर रिटर्न नहीं हमें है तो नहीं फिर अगर नहीं पता चले तो फिर हम जो हम लोग हैं हमें कैसे पता चले कि ये बाद में वाकई कुछ है पक्का। नहीं, कोई जब तक ठोस सबूत नहीं चलो होता- देखते हैं, हो सकता है आगे आए कुछ Right. ना कुछ आए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स एंड करते हैं ये वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर और पता करते हैं एग्जैक्टली और क्या क्या ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।